जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जी के जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निश्चित का एग्ज़ाम 14 जून और 17 जून को होने वाला है। कोशिका एक ऐसा चैप्टर है जो 9th-10th में आपका दिया हुआ है, और बिहार पुलिस सिपाही हो या बिहार पुलिस मध्य निषेध हो, कोई ऐसा शिफ्ट ना हो जिसमें कोशिका से 1 से 2 प्रश्न ना हो। हम इस 2 वीडियो में, ये अभी फर्स्ट वीडियो है, इसका अगला वीडियो भी आएगा। हम 2 वीडियो में कोशिका को पूर्ण रूप से ख़त्म किया। आपका जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके पास। टोटल 160 क्वेश्चन बना है। 80 क्वेश्चन इसमें है वन लाइनर, और 80 क्वेश्चन जो अगला वीडियो आएगा उसमें है। अगर आप ये 160 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका आज ही आपका 1 से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सजीवों के संरचनात्मक, मतलब संरचना, सजीव मतलब हम लोग आगे सजीव, जो भी पेड़ पौधा हो या जीव हो, अगर श्वसन करता हो तो क्या है, वो सजीव है। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, मतलब क्रिया करने की भी इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जितना भी सजीव है सभी कोशिका से मिला है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जब एक समान कोशिका बहुत सारी संख्या में, असंख्य संख्या में मिलता है तो ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक मिलकर क्या करता है? बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो अंग तंत्र मिलकर सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या सभी सजीवों की कोशिका एक समान होती है? नहीं, भिन्न। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीव के, मतलब अलग अलग जीव जंतु के कोशिका अलग अलग होती हैं। यहाँ तक कि एक ही शरीर में भिन्न भिन्न अंग के, मतलब जो हाथ हो गया, तो हाथ की कोशिका अलग रहेगी किससे? पैर की कोशिका से। पैर का कोशिका हो गया, हाथ का कोशिका से क्या होता है? अलग होता है। वही कह रहा है कि एक ही शरीर में भिन्न भिन्न अंग की कोशिका भी भिन्न भिन्न होती है, मतलब एक समान नहीं होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन में किया था कि क्या सभी सजीवों की कोशिका एक समान होती है? तो नहीं, सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक ही जीव में अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक समान होती है? नहीं, अभी तो आप इसको पढ़े हैं कि अलग अलग सजीव के अलग अलग अंग के अलग अलग कोशिका होती है। तो कार्य भी करने वाला, जैसे हम हाथ होता है, दायां हाथ होता है और बायां हाथ होता है। अगर हम दायां हाथ से लिख रहे हैं, दायां हाथ से सब काम कर रहे हैं, तो मेरा दायां हाथ का कोशिका अलग होगा किससे? बायां हाथ से। तो वही क्वेश्चन किया है कि क्या एक ही सजीव में अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक समान होती है? नहीं, एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह तो सत्य है कि सभी सजीवों में कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती है। सही बात है, आप सभी अभी इसको पढ़े हैं। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को कितने समूह में बांटा गया है? तो 2 समूह में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ऐसा सजीव जिसके शरीर में मात्र एक कोशिका हो, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। और एक कोशिकीय सजीव को हम लोग अपनी नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए बहुत छोटा, एकदम छोटा, उसे देख ही हम लोग नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। वहीं बहुकोशिकीय, वैसे सजीव जिसके शरीर के निर्माण में बहुत सारे कोशिका हो, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे हम लोग का शरीर है बहुकोशिकीय, जितने भी जीव जंतु को हम लोग देखते हैं वह सब क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। देखिए यहाँ पर दे दिया है एक कोशिकीय जीव। जिस जीव के शरीर में केवल एक कोशिका से निर्मित होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। आप सभी को पता है, ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। हो गया, ये तो बात अभी आपको बतेबे किए। यही देखिए बहुकोशिकीय में भी क्या कर रहा है,
वह बहुकोशिकीय जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से, मतलब बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा को हम लोग देखते हैं वो सभी के सभी क्या है, वो सभी के सभी बहुकोशिकीय हैं। और ऐसा जीव, एक कोशिकीय जीव ऐसा जीव होता है जिसको देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या यह सत्य है कि कोशिका की संख्या उसके शरीर के आकार पर निर्भर करता है? जी सर, ये भी सत्य है कि कोशिका की संख्या उसके शरीर के आकार पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि जिस वस्तु का शरीर का आकार जितना बड़ा रहेगा उसमें कोशिका की संख्या भी उतना ही अधिक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका जो है शरीर के आकार पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए किसी किसी का आप लोग देखते होंगे कि हाथ किसी का या पैर किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो एक ही शरीर में और एक ही अंग, हाथ एक ही अंग है, दायां हाथ और बायां हाथ। अगर दायां हाथ बायां हाथ से थोड़ा बड़ा है तो दायां हाथ जो बड़ा है थोड़ा, उसमें कोशिका की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, और जो हाथ छोटा है उसमें कोशिका की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके आकार पर भी निर्भर करता है, ये बात सत्य है। संसार की 2 नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका है। वहीं 3 नंबर क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आपके भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन छपेगा इसी 2 वीडियो से छपेगा। ये पहला वीडियो है और अगला वीडियो आज ही या कल आ जाएगा। अच्छा से देखिए, अगर इस दोनों वीडियो को अगर आप सभी देख लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कहाँ? न्यूरॉन, ब्रेन में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, नर्स में, ठीक है, ये ब्रेन में पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज और नामकरण किसने किया था? तो कोशिका का खोज और नामकरण 1665 ईस्वी में, कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। अभी आप लोग पढ़िएगा, कोशिका में भी मृत कोशिका होता है और जीवित कोशिका होता है। मृत कोशिका जीवित कोशिका से क्या होता है? मजबूत होता है। मृत कोशिका जीवित कोशिका से क्या होता है? मजबूत होता है। मृत कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता। वो तो आगे अभी आप सभी का क्वेश्चन आएगा, आप सभी उसको अच्छा से देखिएगा, एकदम एक एक शब्द आप सभी समझिएगा अगर ये वीडियो देखिएगा। और आपका 1 से 2 नंबर जितना भी प्रश्न कोशिका से उठाएगा तो इसी वीडियो से उठाएगा, इससे बाहर नहीं उठाएगा। एनसीईआरटी को जो 9th 10th का जो साइंस होता है उससे हमने इस क्वेश्चन को निकाला है, बनाया है, एक एक पॉइंट को बना दिया है। तो कोशिका का खोज एवं नामकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और कैसा कोशिका का खोज किया था? तो मृत कोशिका का खोज किया था। कोशिका एक, 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। कोशिका का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किस में किया था? तो कार्क में किया था। किसमें? कार्क में। कार्क क्या होता है? पेड़ का छाल। कार्क क्या होता है? पेड़ का छाल। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जब मृत कोशिका का खोज किया था तो कहाँ किया था? कार्क में किया था। कार्क का मतलब क्या होता है? पेड़ की छाल। कोशिका का मतलब क्या होता है? कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका शाब्दिक अर्थ छोटा कमरा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? आ गया ना क्वेश्चन। मृत सबसे पहले किस कोशिका का खोज हुआ था? जीवित के मृत, तो सबसे पहले मृत कोशिका का खोज हुआ था। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब आ गया जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1683 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज 1683 और मृत कोशिका का खोज
कितना 65, मृत कोशिका का खोज 1665, जीवित कोशिका का खोज 1683। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के भी खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने ही किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया 10 नंबर। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज 1683 ईस्वी में किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका के मध्य में स्थित केंद्रक। कोशिका के मध्य में क्या होता है? केंद्रक होता है। कोशिका के मध्य में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। कब? 1831 में। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जिसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। जिससे कोशिका का दिमाग करता है। पूरा कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। पूरा कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। इसीलिए उसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत क्या है, ये आपको जानने का अधिकार है। फिर यहाँ पर देखिए वही 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान दिया था। कोशिका सिद्धांत में बताया गया था कि कोशिका क्या है, तो उसी समय बताया गया था कि सभी सजीव कोशिका से ही बने होते हैं। भले कोशिका का खोज हो गया था लेकिन किसी को पता नहीं था कि सजीव का जितना भी बॉडी का निर्माण हुआ है सजीव का, सभी किससे बने होते हैं? सभी कोशिका से ही बने होते। ये पहले पता नहीं था। ये पता कब चला? जब स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, तब पता चला कि जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव हैं, सभी के सभी किससे बने होते हैं? तो सभी के सभी कोशिका से बने होते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक सजीव के निर्माण केवल एक कोशिका से शुरू होता है। जिस भी जीव जंतु पेड़ पौधा का जब भी निर्माण होगा तो एक कोशिका, कितना से? एक कोशिका से शुरू होगा। कितना कोशिका से? एक कोशिका से शुरू होगा। अगर वह एक कोशिका पर ही रुक गया तो उसे एक कोशिका कहेंगे। उसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। वही जब अनेक कोशिका हो जाएगा तो फिर ऊतक बनेगा। ऊतक से अंगतंत्र बनेगा। अंग बनेगा। अंगतंत्र उसके बाद शरीर। ये आपको हम पहले बता दिए हैं। तो जब एक से अधिक हो जाएगा तो बहुकोशिकीय हो जाएगा। बहुकोशिकीय कोशिका को हम लोग आराम से देख लेते हैं। जितने भी जीव जंतु को हम लोग अपने नंगी आंखों से देखते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो 2 नंबर में ये कह रहा है कि प्रत्येक सजीव का निर्माण केवल एक कोशिका से शुरू होता है। प्रत्येक एक कोशिका से शुरू होता है। 3 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रहने में सक्षम है, फिर भी वो मिलकर कार्य करते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि नई कोशिका के निर्माण जिस भी प्रक्रिया से हो, नई कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से हो, किंतु उसमें केंद्रक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम आपको क्या बोले थे कि कोशिका जो केंद्रक है, जो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में, उसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका में जितना भी घटना होगा निर्माण का या विखंडन का, जितना भी घटना होगा या उसके ग्रोथ का, सब का नियंत्रण कौन करेगा? तो सब का नियंत्रण केंद्रक करेगा। कौन करेगा? केंद्रक करेगा। ये कौन बताया? स्लाइडेन और स्वान ने बताया अपने कोशिका सिद्धांत में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला भाग का क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर ही मान लीजिए कि ये आपका कोशिका हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया, इसमें तरल पदार्थ पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें तरल पदार्थ पाया जाएगा। ये सब तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ है। ये सब क्या है? तरल पदार्थ है।
इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग जीव द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग जीव द्रव्य कहेंगे। कोशिका के 2 नंबर क्वेश्चन है कि जिस कोशिका के अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को आप लोग पता है, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय कोशिका जितना भी होता है जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देखते हैं उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। और बहुकोशिकीय कोशिका जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख पाते हैं उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। किसमें? एक कोशिकीय जीव जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। बहुकोशिकीय जीव जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख पाते हैं, जितना भी जीव जंतु पेड़ पौधे को हम लोग देखते हैं वो सब क्या है? बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय को हम लोग कहाँ रखते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। कहाँ? यूकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप लोग आगे पढ़िएगा कोशिका के बारे में। यहाँ पर समझिए कि जिस कोशिका के अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या एक कोशिकीय जीव में केंद्रक होता है? तो नहीं, केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितना भी कोशिका आएगा वो सब क्या रहेगा? एक कोशिकीय रहेगा। क्या रहेगा? एक कोशिकीय। और आप सभी को अभी पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव में भी केंद्रक मौजूद नहीं होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ध्यान से सुनिए, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप लोग अभी जीव द्रव समझे हैं, आप लोग अभी जीव द्रव, इससे पहले भी फिगर बनाए थे, अभी भी आपको हम बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया कोशिका। क्या हो गया? कोशिका। ये हो गया कोशिका। बीच में हो गया आपका केंद्रक। बीच में हो गया आपका केंद्रक। यहाँ पर छोटे छोटे तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ। इसको तरल पदार्थ भर देते हैं। ये भी तरल पदार्थ है। केंद्र के अंदर भी क्या है? तरल पदार्थ को भर देते हैं। तो अब देखिए, तरल पदार्थ केंद्र के बाहर भी ये जो तरल पदार्थ है केंद्र के अंदर भी तरल पदार्थ है, इसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दिनों को जीव द्रव्य कहते हैं। लेकिन कोशिका द्रव ये आपका हो गया कोशिका झिल्ली। ये हो गया कोशिका झिल्ली। जो काला कलर से जो घिरे हुए हैं ये हो गया कोशिका झिल्ली, और लाल कलर से जो घिरे हुए हैं ये वाला, ये हो गया आपका केंद्रक झिल्ली। क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, मतलब केंद्रक, कोशिका झिल्ली इसके और इसके बीच में ये जितना एक तरल पदार्थ है ना, इसी को कोशिका द्रव कहते हैं। इसी को कोशिका द्रव कहते हैं। इसी को कोशिका द्रव कहते हैं। इसका मतलब केंद्र के अंदर में जो तरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव में नहीं आएगा। कोशिका द्रव में सिर्फ क्या आएगा? तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में ये जो हरा कलर से जितना भी द्रव है ये सब क्या है? कोशिका द्रव में आता है। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर नोट में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर जीव द्रव बनाते हैं। बात सही है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर जीव द्रव बनाते हैं। लेकिन जब हम जीव द्रव में से ये केंद्रक द्रव को हटा देते हैं तो क्या बनता है? आपका कोशिका द्रव बच जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो मृत कोशिका कहते हैं। जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव नहीं होते हैं, जीव द्रव होगा ही नहीं, द्रव होगा ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? मृत कोशिका। और इसी का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये है आपका कोशिका, ये है आपका कोशिका, ये क्या है आपका कोशिका। फिर केंद्रक का भी बना देते हैं, ये है आपका केंद्रक। ये कैसा कोशिका है? तो जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर देखने को मिलता है। जंतु कोशिका के ये जो है सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण है ये सबसे बाहरी आवरण है। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। वहीं आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये जो काला कलर के ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पादप पौधों की कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बात आपको बता दिए कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को, ये जंतु कोशिका है तो इसके सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। लेकिन पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है पादप कोशिका में। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है, लेकिन जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली हो गया, वहीं पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति हो गया। उसके बाद कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसीलिए पेड़ पौधे का जो छाल होता है वह क्या देखने को मिलता है? मजबूत देखने को मिलता है। वह हम लोग उसको मारते हैं हाथ से तो हाथ में चोट लगता है क्योंकि वो मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। और आप सभी को पता है कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से क्या होता है? मजबूत होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। वहीं कोशिका झिल्ली हम बताए थे कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। प्रकृति के आधार पर कोशिका झिल्ली, 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के आधार पर कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि कुछ वस्तु को अंदर आने देगा, कुछ वस्तु को बाहर जाने देगा। कुछ मतलब किसका? जंतु कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। अगर जंतु कोशिका में जिस कोशिकांग, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ये सब क्या है? कोशिकांग है। इस सब के बारे में क्वेश्चन आप सभी से पूछा है और पूछेगा, और इस बार भी पूछेगा और हमेशा पूछेगा। हम आपको इसी वीडियो में हम सब कोशिकांग के बारे में भी बताएंगे। तो आप साधारण शब्द में समझ जाइए कि कोशिका के अंदर अगर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वही वस्तु को अंदर आने देता है कोशिका झिल्ली। जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसको अंदर नहीं आने देता है, गेट पर ही रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारा ज़रूरत नहीं है अंदर जाने का, और उसे अंदर नहीं आने देता है। और कोशिका के अंदर से जिस वस्तु को बाहर जाना है तो उसको बाहर जाने देता है, जिसका जाने का जरूरत नहीं है उसको रोक लेता है। इसी को अर्धपारगम्य कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रकृति के आधार पर कोशिका झिल्ली किस प्रकार का होती है? तो कोशिका झिल्ली आपका अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है, क्योंकि कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर बाहर आने जाने देती है। इसी को अर्धपारगम्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जीवित होती है। वहीं जो आपका कोशिका भित्ति हो गया, तो कोशिका भित्ति अर्धपारगम्य नहीं, पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है और मृत होती है। इसीलिए क्या होती है? मजबूत होती है। इसीलिए क्या होती है? वो मजबूत होती है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में आप सभी समझ गए होंगे कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, कोशिका झिल्ली जीवित होती है, ठीक है ना। वहीं कोशिका
भित्ति जो है, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति आपका मृत होती है, कोशिका भित्ति आपका पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली जैसे अर्ध पारगम्य होती है, तो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है और मृत होती है, इसीलिए वो क्या होती है, मजबूत होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, तो वहीं कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली एक जीवित परत है या मृत कोशिका है। तो कोशिका झिल्ली आपका जीवित है। अभी आपको हम बताएं कि कोशिका झिल्ली क्या है, जीवित है, और कोशिका भित्ति क्या है, मृत है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिया है 7 नंबर के कोशिका भित्ति एक जीवित परत है या मृत परत है। आ गया ना, तो कोशिका भित्ति क्या है, मृत है, और कोशिका झिल्ली क्या है, जीवित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में CO2 और ऑक्सीजन मतलब गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के किस माध्यम से होती है। आप सभी को पता है कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो किस विधि से होता है, किस माध्यम से होता है, तो विसरण के माध्यम से होता है। क्या होता है, विसरण के माध्यम से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के किस माध्यम से होती है, तो आप सभी क्या मारिएगा, विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। परासरण मत मार दीजिएगा, विसरण के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए इससे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति एक जीवित परत है या मृत, तो मृत है। कोशिका में गैसों का आदान प्रदान रिपीट हो गया है, तो विसरण विधि से होता है। आगे क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, तो परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसको सांद्रता का मतलब क्या हो गया, उच्च सांद्रता का मतलब एकदम गाढ़ा, और निम्न सांद्रता का मतलब क्या होता है, एकदम फीका। निम्न सांद्रता का मतलब क्या होता है, एकदम फीका की ओर जाना क्या कहलाता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं का उच्च सांद्रता, कहाँ से, उच्च सांद्रता मतलब एकदम गाढ़ा से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, तो परासरण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण। तो जल का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, परासरण। गैसों का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका को निश्चित आकृति देता है। वह कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका को निश्चित आकृति देता है। वह कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतर संरचना को बाहरी आघात से बचाता है, तो कोशिका झिल्ली। कौन, कोशिका झिल्ली। कौन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कौन, कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित संरचना देता है तथा बाहरी आघात मतलब झटकों से बचाता है। कौन, कोशिका झिल्ली। भाग 5 में देखिए 1 नंबर, कोशिका के अंदर आने तथा बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण कौन करता है, कोशिका झिल्ली। आपको पता है कोशिका झिल्ली करता है, हम बता भी दिए। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, जो जिस वस्तु के अंदर आने का आवश्यकता हो तो उसे अंदर आने देता है, जिस वस्तु को बाहर जाने का आवश्यकता हो तो उसे बाहर जाने देता है, मतलब आने जाने पर नियंत्रित करता है। कौन करता है, कोशिका झिल्ली। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर कि कोशिका के अंदर आने तथा बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका द्वारा होने वाले परासरण, कोशिका द्वारा होने वाले परासरण और विसरण की प्रक्रिया किस कोशिका के द्वारा होती है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। आप सभी परासरण भी जान गए हैं और आप सभी विसरण भी जान गए हैं। परासरण भी जान गए हैं, विसरण। परासरण अभी आप लोग जाने कि कोशिका के अंदर जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। कोशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान, CO2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान क्या कौन कर विधि से होता है, तो विसरण विधि के द्वारा होता है। यही 2 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका द्वारा होने वाले परासरण, कोशिका द्वारा होने वाले परासरण और विसरण की प्रक्रिया किस कोशिकांग के द्वारा होती है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। आप सभी ये रिपीट कर रहा है और क्वेश्चन मिला कर दे रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अमीबा, क्या कह रहा है, अमीबा
3 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के मदद से अपना भोजन बाहर से ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। उसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। फिर से क्वेश्चन देखिए, समझिए कि अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली की मदद से अपना भोजन बाहर से ग्रहण करता है। अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? बाहर से ग्रहण करता है। किसकी मदद से? कोशिका झिल्ली की मदद से अमीबा अपना भोजन बाहर से ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पादप कोशिका, 4 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है जिस कारण कोशिका झिल्ली ही उसकी सबसे बाहरी सीमा होती है? कोशिका भित्ति। क्वेश्चन हल्का घुमाया है, आपसे डायरेक्ट पूछा है, ठीक है ना, कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यही आपसे क्वेश्चन 4 नंबर में किया है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली नहीं कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के बाद आपका कोशिका झिल्ली होता है। वही 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया है कि पादप कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है जिस कारण कोशिका झिल्ली ही उसके सबसे बाहरी सीमा होती है। तो कोशिका भित्ति नहीं होता है जंतु कोशिका में, इसीलिए कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत होती है जंतु कोशिका की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड का मुख्य प्रकार क्या है? फास्फोलिपिड। कौन सा? फास्फोलिपिड। आप सभी को पता है कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का कोशिका भित्ति बना होता है। वही आपसे क्वेश्चन 5 नंबर पूछा है कि कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड और प्रोटीन से तो कोशिका झिल्ली बना है। तो जो लिपिड है, लिपिड का मुख्य प्रकार क्या है? तो फास्फोलिपिड है। कौन सा? फास्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका के आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करना। आप सभी को पता है कि सुरक्षा देता है। जब बाहरी आवरण है जंतु कोशिका में तो क्या करेगा? आंतरिक अंग जितना भी उसको क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करना। जब अर्धपारगम में आपको बताइए दिए हैं कि वो गैसों का आदान प्रदान हो चाहे जल का आदान प्रदान हो, सबका नियंत्रण है। कौन वस्तु आएगा, कौन वस्तु जाएगा, वही क्या होता है? कौन नियंत्रित करता है? तो कोशिका झिल्ली उसको नियंत्रित करता है। आगे का क्वेश्चन है, क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली का मतलब कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का मतलब आपका कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का मतलब कोशिका झिल्ली बता रहा है। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, दोनों प्रकार की कोशिका में अनिवार्य रूप से कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। दोनों कोशिका में आपका कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय को रखा गया है, जबकि वहीं यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय को रखा गया है। और दोनों और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में क्या पाया जाएगा? तो दोनों में कोशिका झिल्ली अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। दोनों में क्या पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली को मजबूती और लचीलापन प्रदान करने में कौन सा लिपिड घटक मदद करता है? कौन सा लिपिड घटक मदद करता है? कोलेस्ट्रॉल। कौन मदद करता है? कोलेस्ट्रॉल। कौन मदद करता है? कोलेस्ट्रॉल। फिर से पढ़िए इसको। कोशिका झिल्ली को मजबूती और लचीलापन प्रदान करने में कौन सा लिपिड मदद करता है? कोलेस्ट्रॉल। कौन मदद करता है? कोलेस्ट्रॉल। फिर आगे क्वेश्चन देखिए 1 नंबर। पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत पाया जाता है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली की तरह न तो जीवित है और न ही अर्धपारगम है। उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। आप सभी कोशिका भित्ति से परिचित हो गए हैं, वही ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है।
अभी से कुछ देर पहले आपको बताए थे कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यही आपका 1 नंबर क्वेश्चन घुमा दिया है, यही आपको वही क्वेश्चन को घुमा कर दिया है कि पौधों तथा कवक, कवक के भी बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति का ही बना होता है। तो पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर मतलब कवक मतलब पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का बात कर रहा है। कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत पाया जाता है जो कोशिका झिल्ली के तरह न तो जीवित झिल्ली है और न ही अर्धपारगम है, उसे क्या कहते हैं, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में हम आपको अंतर स्पष्ट करके ये भी बता दिए हैं कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जीवित होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, जीवित होता है। तो वहीं आपका कोशिका भित्ति क्या होता है, मृत होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, मृत होता है। कोशिका झिल्ली आपका अर्धपारगम्य होता है, तो कोशिका भित्ति क्या होता है, पारगम्य होता है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका भित्ति का खोज किसने किया था। तो कोशिका भित्ति का भी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका भित्ति का भी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ही किया था। याद पारिए, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। याद पारिए, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। अब मृत कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होता है, मृत कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। मृत कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। इसलिए कोशिका भित्ति का भी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है, आप सभी को पता है। आगे क्वेश्चन देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क से कवक और क से काइटिन। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया का पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक, उन्हीं को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। वही 5 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया जीवाणु का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है। तो कोशिका भित्ति के प्राकृतिक आप सभी को पता है, कितना बार बहस कर दिए हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में जब हम तुलना कर रहे थे उसी समय आपको बता दिए थे कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है तो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली जीवित होती है तो कोशिका भित्ति मृत होती है। यही आपसे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति पारगम्य होती है और मृत होती है। आगे देखिए क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है आकार प्रदान करना तथा मजबूती प्रदान करना। कोशिका भित्ति जब मृत ही है तो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा कोशिका झिल्ली से। तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, तो आकार प्रदान करना और मजबूती प्रदान करना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कोशिकाओं के बीच की दीवार को क्या कहते हैं। तो 2 कोशिकाओं के बीच की दीवार को मिडिल लेमिला कहते हैं। मिडिल लेमिना कहते हैं। मिडिल लेमिला कहते हैं। मिडिल लेमिला कहते हैं। फल 2 कोशिकाओं के बीच की दीवार को, 2 कोशिका, ये आपका 2 कोशिका हो गया, ये आपका 2 कोशिका हो गया। इसके बीच में 2 दीवार है, इसकी बीच में जो दीवार है, इसके बीच में जो दीवार है, इसके बीच में जो दीवार है काला कलर का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को मिडिल लेमिला कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो काला कलर का जो दीवार है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल लेमिला कहेंगे। फल पकने पर किसके घुलने के कारण फल मुलायम हो जाता है, तो मिडिल लेमिना। कौन, मिडिल लेमिला। कौन, मिडिल
लेमिला। कॉल मिडिल लेमिना के घुलने के कारण फल क्या हो जाता है, पकने के बाद मुलायम हो जाता है। फल पकने के बाद मुलायम हो जाता है, किसके कारण, मिडिल लेमिला के कारण फल क्या हो जाता है, मुलायम होता है। दो कोशिकाओं के बीच की दीवार को क्या कहते हैं, तो दो कोशिकाओं के बीच की दीवार को मिडिल लेमिला कहते हैं। दो कोशिकाओं के बीच की दीवार को क्या कहते हैं, मिडिल लेमिना कहते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्रव, देखिए आ गया ना, अब आपका कोशिका द्रव आ गया। जीव द्रव हम लोग पढ़े थे कि कोशिका के अंदर जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उसे जीव द्रव कहते हैं। वहीं कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जितने तरल पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। आगे के देखिए प्रश्न इसका, कोशिका द्रव से कितना प्रश्न पूछ सकता है आप सभी से, वो सब लेकर आए हैं। कोशिका झिल्ली, क्या, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में उपस्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव कहते हैं। ये सभी आप सभी को पता है, इस पर बहस हो चुका है। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव का खोज किसने किया था, तो कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे किया था। कोशिका द्रव का खोज पुरकिंजे किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव का सबसे मुख्य और सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में जल लगभग कितना, 80%। कितना, 80%। कोशिका द्रव में जल कितना, 80%। कोशिका द्रव में जल कितना, 80%। कोशिका द्रव में जल कितना, 80% पाया जाता है। कोशिका द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। कोशिका द्रव में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मुख्य घटक क्या है, तो जल है। आगे का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न की पहली प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस, प्रश्न पढ़ दिए। प्रश्न है श्वसन की पहली प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस, श्वसन की पहली प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। जब आप सभी श्वसन की प्रक्रिया पढ़ेंगे कोशिका में कि श्वसन कहाँ होता है जिसके कारण आप सभी को ऊर्जा मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब आप सभी पढ़िएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, तो देखिए श्वसन की पहली प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। श्वसन की पहली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वसन की पहली प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। श्वसन की पहली प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन की पहली प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होती है, तो कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी इसका खोज किया था। राइबोसोम जैसे कोशिकांग कहाँ तैरते हैं, ये सभी के सभी कहाँ रहेंगे, कोशिका द्रव में रहेंगे। ये हो गया आपका कोशिका, क्या हो गया, कोशिका। ये हो गया आपका केंद्र, इसमें तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसी में कोशिकांग रहेगा, इसी में कोशिकांग रहेगा। मान लीजिए ये कोशिकांग है, मतलब कोशिका का अंग, एक ये कोशिकांग है, ये एक मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी का है, ये राइबोसोम है, ठीक है ना, ये सेंट्रोसोम है। ये सब कहाँ तैर रहा है, तो हम सभी देख रहे हैं कि सब कहाँ तैर रहा है, तो ये सब कोशिका द्रव में तैर रहा है। सब कहाँ तैर रहा है, तो कोशिका द्रव में तैर रहा है। वही आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका द्रव की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, तो अर्ध तरल और कोलाइड होती है। कोशिका द्रव की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, तो अर्ध तरल और कोलाइड होती है। आगे क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका के भीतर विभिन्न रसायनों और पोषक तत्वों परिवहन का माध्यम कौन होता है, तो कोशिका द्रव होता है। कौन होता है, कोशिका द्रव होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। कोशिका के भीतर विभिन्न रसायनों और पोषक तत्वों का परिवहन का माध्यम कौन बनता है, कौन बनता है, कोशिका द्रव बनता है। परिवहन का माध्यम कौन बनता है, कोशिका द्रव बनता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में मुख्य रूप से कौन सा खनिज आयन पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में पोटेशियम पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा और कैल्शियम पाया जाएगा। कोशिका द्रव में मुख्य रूप से कौन सा खनिज आयन पाया जाता है, तो पोटेशियम पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा और कैल्शियम पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांगों को आपस में टकराने और नष्ट होने से
कौन बचाता है? तो कोशिका द्रव बचाता है। कौन बचाता है? कोशिका द्रव। कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग है, चाहे वो राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी काय हो, ठीक है, जितने भी कोशिकांग वो सब कहाँ तैरते हैं? तो कोशिका द्रव में तैरते हैं। और उसको टकराने और नष्ट होने से कौन बचाता है? तो कोशिका द्रव बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपर्दव जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कितना प्रश्न पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, यही आपके सामने लेकर आए हैं। कोशिका के भीतर कंकाल तंत्र, कोशिका के भीतर कंकाल तंत्र की तरह कौन काम करता है? तो अंतःपर्दव जालिका काम करता है। इसको ऐसे भी क्वेश्चन करता है, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो अंतःपर्दव जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। अंतःपर्दव जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अंतःपर्दव जालिका का खोज किसने किया था? तो पोटर ने किया था। किसने किया था? पोटर। 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दव जालिका, जिसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है, उसका खोज किसने किया था? तो उसका खोज पोटर ने किया था 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अंतःपर्दव जालिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो अंतःपर्दव जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका इंग्लिश में नाम है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती है। खुदरी अंतःपर्दव जालिका या और चिकनी अंतःपर्दव जालिका। आइए देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन। कह रहा है कि खुदरी अंतःपर्दव जालिका, जिसको रफ ईयर भी कहा जाता है, कि सतह पर क्या चिपके होते हैं? तो अंतःपर्दव जालिका में जो खुदरी अंतःपर्दव जालिका, जिसका इंग्लिश में रफ ईयर भी कहा जाता है, उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब खुदरी अंतःपर्दव जालिका पर राइबोसोम चिपके रहते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन का तो संश्लेषण जरूर होता होगा। जहाँ भी राइबोसोम पाया जाएगा वहाँ प्रोटीन पाया जाएगा ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह खुदरी अंतःपर्दव जालिका हो गया। अब खुदरी अंतःपर्दव जालिका रफ ईयर। फिर आगे प्रश्न किया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुदरी अंतःपर्दव जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। हम क्या बताएं, जहाँ भी आपका राइबोसोम आएगा वो क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो आप सभी को पता है कि खुदरी अंतःपर्दव जालिका, इंग्लिश में उसको रफ ईयर कहा जाता है, का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। फिर अगला क्वेश्चन है कि चिकनी अंतःपर्दव जालिका स्मूथ ईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है आपका वसा और लिपिड का संश्लेषण करना। चिकनी अंतःपर्दव जालिका, इसको इंग्लिश में स्मूथ ईयर कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वसा और लिपिड का संश्लेषण करना। वहीं पर खुदरी अंतःपर्दव जालिका रफ ईआर का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम, उस पर राइबोसोम होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। वहीं पर अंतःपर्दव जालिका स्मूथ ईआर का मुख्य कार्य क्या है? वसा और लिपिड का संश्लेषण करना अर्थात निर्माण करना। अगला प्रश्न है कि लीवर यकृत, लीवर की कोशिकाओं में दवाओं और जहर, लीवर मतलब यकृत की कोशिकाओं में दवाओं और जहर को बेअसर करने में काम कौन करता है? तो कौन करता है? चिकनी अंतःपर्दव जालिका। कौन करता है? चिकनी अंतःपर्दव जालिका। चिकनी अंतःपर्दव जालिका जो वसा और लिपिड का निर्माण करता है। यही आप जब लीवर में जब कोई भी व्यक्ति जहर खाता है तो लीवर में अगर चला जाएगा ना तो लीवर उस दवाओं को बेअसर कर देगा। क्या कर देगा? बेअसर कर देगा। किसके माध्यम से? तो चिकनी अंतःपर्दव जालिका स्मूथ ईआर के माध्यम से उसको बेअसर कर देगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग केंद्रक झिल्ली से शुरू होकर कोशिका झिल्ली तक फैला होता है? तो अंतःपर्दव जालिका। कौन सा कोशिकांग केंद्रक झिल्ली मतलब केंद्रक झिल्ली से शुरू होकर कोशिका झिल्ली तक फैला होता है? तो अंतःपर्दव जालिका फैला होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए राजमार्ग का काम कौन करता है? तो अंतःपर्दव जालिका।
कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए राजमार्ग का काम कौन करता है? तो अंतःप्रदव जालिका। कौन करता है? अंतःप्रदव जालिका। कौन करता है? अंतःप्रदव जालिका। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन कोशिकांग करता है? अंतःप्रदव जालिका। कौन? अंतःप्रदव जालिका। गोल्जी काय, फिर से प्रश्न सुनिए, गोल्जी काय के निर्माण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है? तो अंतःप्रदव जालिका। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय के निर्माण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है? तो अंतःप्रदव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लिया जाए ऊपर से। कौन सा कोशिकांग केंद्रक झिल्ली, कौन सा कोशिकांग केंद्रक झिल्ली से शुरू होकर कोशिका झिल्ली तक फैला होता है? तो अंतःप्रदव जालिका। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए राजमार्ग का निर्माण कौन करता है? तो अंतःप्रदव जालिका। गोल्जी काय, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, गोल्जी काय के निर्माण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है? तो अंतःप्रदव जालिका। आगे का प्रश्न है राइबोसोम से, ठीक है। कोशिका के किस अंग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम का मुख्य कार्य यही है कि प्रोटीन का निर्माण करते रहो। सिर्फ उसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना है। इसीलिए कोशिका के अंदर प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहेंगे? तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहेंगे। राइबोसोम का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जॉर्ज पेलेड। कौन किया था? जॉर्ज पेलेड ने 1953 ईस्वी में कोशिका के अंदर राइबोसोम का खोज किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका के अंदर राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज पेलेड ने किया था। कौन किया था? जॉर्ज पेलेड ने किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पूरी कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम है। जितना भी कोशिकांग है, कोशिका के आंतरिक अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। तो सबसे छोटा कोशिकांग, पूरी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। वहीं जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? लवक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लवक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लवक हो जाएगा। वही पूरी कोशिका में सबसे छोटी का कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? आपका राइबोसोम हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। राइबोसोम मुख्य रूप से किन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है? राइबोसोम मुख्य रूप से किन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है? आरएनए। कौन सा? आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए का मतलब, आर का मतलब हो गया राइबोसोम, आर का मतलब हो गया राइबोसोम, और आरएनए, राइबोसोम आरएनए। तो जब राइबोसोम हल ही है तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करके करेगा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है? मतलब झिल्ली विहीन होता है। कौन? राइबोसोम। आपसे बिहार पुलिस में जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम 3-4 हाली क्वेश्चन ये पूछ चुका था, कौन सा कोशिकांग झिल्ली विहीन होती है? तो झिल्ली विहीन होती है राइबोसोम। मतलब कोई इसका झिल्ली ही नहीं पाया जाता है। राइबोसोम का कोई झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग भी है और यह झिल्ली विहीन भी है। मतलब इसका कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक, जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में, जैसे पेड़ पौधे जंतु, यूकैरियोटिक जिसे हम लोग देख पाते हैं जिसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 80। किस प्रकार का? 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। मतलब हम डायरेक्ट कह देंगे कि एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? तो 70 एस राइबोसोम। या उसी को घुमा कर कह देंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? तो 70 एस राइबोसोम होता है। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि
बहुकोशिकीय जीव में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? तो 80S राइबोसोम होता है। इसी को हम लोग घुमा कर कहेंगे कि यूकेरियोटिक में, क्योंकि हमको पता है कि यूकेरियोटिक में बहुकोशिकीय जीव आते हैं, हम इसी को कहेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? तो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम में आप लोग देखें 70S 80S, तो राइबोसोम में ये एस है, एस क्या है? राइबोसोम में जो एस है यह एस क्या है? तो राइबोसोम में एस का मतलब होता है स्वेड वर्ग इकाई। कौन सा इकाई? स्वेड वर्ग इकाई। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राइबोसोम में एस जैसे 70S 80S का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्वेड वर्ग इकाई है। कौन सी इकाई है? स्वेड वर्ग इकाई है। अगला प्रश्न है अंतःप्रदव जालिका के सतह पर चिपक कर उसे खुदरा कौन बनाता है? तो राइबोसोम बनाता है। आप सभी अभी पढ़े थे अंतःप्रदव जालिका में खुदरी अंतःप्रदव जालिका, चिकनी अंतःप्रदव जालिका, ठीक है ना। चिकनी अंतःप्रदव जालिका को स्मूथ ईआर आप लोग बताएं, फिर खुदरी अंतःप्रदव जालिका को स्मूथ रफ ईआर आप लोग बताएं। तो रफ ईआर या खुदरी अंतःप्रदव जालिका पर क्या चिपका रहता है? तो राइबोसोम चिपका रहता है। कौन चिपका रहता है? राइबोसोम चिपका रहता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को, मतलब कोशिका के अंदर कोशिकांग किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिकांग किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका के भीतर कोशिकांग किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। देखिए कोशिका के अंदर कोशिकांग किसे कहा जाता है? राइबोसोम। क्योंकि देखिए कोशिका के अंदर कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर राइबोसोम देखने को मिलता है। कोशिका के अंदर पादप कोशिका में आप लोग जाइएगा तो कोशिका के अंदर आप लोग क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, फिर क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर आप लोग जाकर देखिएगा तो राइबोसोम देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिका के भीतर कोशिकांग किसे कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका आ गया गोल्जी काय कैम्लो गोल्जी, ठीक है ना। कोशिकाओं के किस अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिकाओं के किस अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गोल्जी काय का खोज किसने किया था? तो गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये बात आपको हम बता दिए हैं। कब? 1898 ईस्वी में। कोशिका गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 ईस्वी में। पादप कोशिका में गोल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम। किस पादप कोशिका में? जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में। कहाँ? पादप कोशिका में गोल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम। कहाँ? किस नाम से? डिक्टियोसोम नाम से जाना जाता है। कोशिका के भीतर पदार्थों को पैकेजिंग, कोशिका के भीतर पदार्थों को पैकेजिंग और बंडल बनाने का मुख्य कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है। मतलब पैकिंग करता है। क्या करता है? पैकिंग करता है और बंडल बनाता है। कौन बनाता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कब किया था? 1898 ईस्वी में। कब किया था? 1898 ईस्वी में। कोशिकाओं को अंदर पैकिंग और बंडल बनाने का कार्य कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है। कौन करता है? गोल्जी काय करता है। आत्महत्या की थैली यानी लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग मुख्य भूमिका निभाता है? तो गोल्जी काय मुख्य भूमिका निभाता है। आप सभी आगे चलकर अभी कुछ 2 से 3 मिनट में ही आप सभी लाइसोसोम पढ़िएगा। तो लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग मुख्य भूमिका निभाता है? तो गोल्जी काय मुख्य भूमिका निभाता है। शुक्राणुओं के, अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं के आगे वाले हिस्से एक्रोसोम का निर्माण कौन अंग करता है? तो गोल्जी काय करता है। शुक्राणुओं के आगे वाले हिस्से एक्रोसोम, कौन? एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी काय करता है। कौन करता है? गोल्जी काय करता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट, कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनने में कौन मदद करता है? गोल्जी काय। कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनने में कौन मदद करता है? गोल्जी काय मदद करता है।
गोल्जी काय साधारण शर्करा को किस में बदल देता है? तो जटिल शर्करा में बदल देता है। गोल्जी काय साधारण शर्करा को, सिंपल शुगर को हार्ड मतलब एकदम जटिल में, गोल्जी काय साधारण शुगर को किस में बदल देता है? तो जटिल शुगर में मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल देता है। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य ग्लाइकोप्रोटीन और किसका निर्माण करना है? तो ग्लाइकोलिपिड का। गोल्जी काय का मुख्य कार्य ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना होता है। आ गया लाइसोसोम, जिसे कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के निर्माण में मुख्य घटक कौन निभाता है? आप सभी अभी पढ़ें कि गोल्जी बॉडी निभाता है। प्रश्न देखिए, लाइसोसोम को कोशिका के किस अंग को आत्महत्या के थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। कौन किया था? डी डुबे ने किया था 1955 ईस्वी में। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था 1955 ईस्वी में। लाइसोसोम के भीतर कौन सा शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है जो कचरे को पचाता है? तो हाइड्रोलिपिड एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसी को जल अपघटक एंजाइम भी कहा जाता है, जो कचरे को क्या करता है? पचा देता है। क्या करता है? पचा देता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, लाइसोसोम के अंदर का माध्यम पीएच कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। 4.5 से 5 होता है। पीएच मान कितना होता है? लाइसोसोम के अंदर उसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के भीतर आने वाली तथा बाहरी बैक्टीरिया, कोशिकाओं के भीतर आने वाली बाहरी बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में कौन काम करता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जितना भी अवशिष्ट पदार्थ कचरा फचरा रहेगा सबको नष्ट कर देगा। कौन? लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम का मन बिगड़ जाएगा तो ये फट जाएगा, तो पूरा कोशिका ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोशिका को आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस कोशिकांग को कोशिका का कचरा निपटाना तंत्र कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा। एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछ रहा है। किससे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। पुरानी या बीमार कोशिकाओं को खुद को ही पचाकर नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, नया प्रश्न देखने को मिला है इसमें। पुरानी या बीमार कोशिकाओं को खुद को ही पचाकर नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑटोलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की किस कोशिका में लाइसोसोम पूरी तरह अनुपस्थित रहती है? तो आरबीसी। किसमें? आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता। आपसे बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा है। बिहार पुलिस में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्तनधारियों की किस कोशिका में लाइसोसोम पूरी तरह अनुपस्थित रहती है? तो आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित रहती है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। फिर ध्यान से सुनिए, लाल रक्त कणिका आरबीसी, लाल रक्त कणिका आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। 1% भी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग द्वारा होती है? तो गोल्जी का। ये प्रश्न गोल्जी का जब टॉपिक भी चल रहा था उस समय भी देखने को मिला था कि लाइसोसोम के निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग द्वारा होती है। मतलब लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होती है? तो गोल्जी काय के द्वारा होती है। लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होती है? तो गोल्जी काय के द्वारा होती है। इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है कि जब पूरी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फटकर क्या हो जाता है? तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। पूरी कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे कोशिका का
क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है, क्योंकि जब पूरी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। अब लाइसोसोम के फटने के कारण उसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। दोस्तों ये रहा आपका कोशिका सेल चैप्टर का पहला वीडियो। अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको जो भी टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका आप सभी पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका आप सभी पढ़ लिए कि एक कोशिकीय जो भी जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में होते हैं, बहुकोशिकीय जो भी जीव होते हैं यूकैरियोटिक में होते हैं। जब लेकिन हम ये टॉपिक जब लेकर आएंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है, तो जितना भी प्रश्न है आपका, सब प्रश्न वहाँ पर जितना भी डाउट है, सब डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर उससे आगे का उसी में टॉपिक रहेगा जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है। बार बार प्रश्न देखने को मिलता है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो ये सब अंतर आएगा जंतु और पादप कोशिका में, जब अंतर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी डाउट आपको क्लियर कर देंगे। अब फिर कोशिका के सबसे आंतरिक टॉपिक रहेगा, मतलब अंतिम टॉपिक रहेगा कोशिका विभाजन। कौन रहेगा, कोशिका विभाजन। तो ये जितना भी सातों के सातों टॉपिक है, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आप सभी को बता देंगे। दोस्तों ये कोशिका का एक वीडियो रहा, दूसरा वीडियो आज या कल अपलोड हो जाएगा। ये दोनों वीडियो आप सभी देख लेंगे तो आपका आज ही, जैसे आप लोग दोनों वीडियो देखेंगे तो आपका 1 से 2 प्रश्न जो भी पूछेगा एकदम कन्फर्म है कि पूछेगा, चाहे 1 पूछे चाहे 2 पूछे, लेकिन पूछेगा। और जो भी प्रश्न पूछेगा इसी वीडियो से पूछेगा, इससे बाहर से नहीं पूछेगा, क्योंकि ये NCERT बुक 9th 10th से आपके हम एक पॉइंट को निकाले हैं कोशिका से। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आप सभी वीडियो देखिए और जाइए एग्ज़ाम दीजिए। 14-17 को एग्ज़ाम पास कीजिए और नौकरी लीजिए। जय हिंद, जय भारत।